साथियों, इससे पूर्व हम गोचर के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले चुके हैं। आज जानेंगे गोचर के कुछ विशेष नियम जिनके अंतर्गत गोचर या ट्रांजिट का फलादेश किया जाता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, मेरा नाम बीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसी घटना के होने का सटीक पता जिन सूत्रों से कर सकते हैं, आज हमारी चर्चा का विषय ये गोचर के सूत्र ही रहेंगे। गोचर का फलादेश करने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार हैं। गोचर वर्ष यदि पाप ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो वह पाप ग्रह भी शुभ फल देने वाला हो जाता है। इसके विपरीत यदि शुभ ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो वह शुभ ग्रह होते हुए भी अशुभ फल देने लगता है। दूसरा नियम है कि ग्रह चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, यदि ग्रह शत्रु राशि में अर्थात शत्रु क्षेत्रीय होने पर, ग्रह के सूर्य से अस्त हो जाने पर, ग्रह का अपनी नीच राशि में स्थित हो जाने पर, ग्रह का हीन बलि हो जाने पर, ऐसा हीन बलि ग्रह अपना अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम नहीं दे पाता। इसलिए ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल नहीं दे पाएगा। यदि ग्रह शुभ है तो शुभ फल नहीं दे पाएगा, और यदि ग्रह अशुभ हुआ तो वो अशुभ फल नहीं दे पाएगा। तीसरा नियम इस प्रकार है कि एक राशि के 30 अंश होते हैं और हर राशि में 10-10 अंशों के 3 दृष्टान रहते हैं। सूर्य और मंगल राशि के प्रथम दृष्टान अर्थात 0 से लेकर 10 अंशों के भीतर अपना फल देने लगते हैं। गुरु और शुक्र दूसरे दृष्टान में अर्थात 11 से लेकर 20 अंशों के भीतर जब आ जाएंगे तो अपना फल देना शुरू कर देंगे। चंद्रमा और शनि तीसरे दृष्टान अर्थात 21 से लेकर 30 अंशों के भीतर अर्थात राशि के आखिरी हिस्से में अपना फल दिया करते हैं। किंतु बुध और राहु केतु ये गोचर वर्ष समूची राशि में अपना फल देते हैं, अर्थात इनके लिए राशि का कोई विशेष भाग फिक्स नहीं है। ये पूरी राशि के दौरान किसी भी समय अपना फल दे सकते हैं। प्राय ये मत बृहत जातक, सारावली, होरा मकरंद, फल दीपिका, जातक पारिजात आदि इन सभी ग्रंथों में दिया गया है। बुध राहु केतु समस्त राशियों में गोचर वर्ष अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। चौथा नियम, जन्म लगन से दशम भाव का स्वामी दशमेश का गोचर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई ग्रह जो गोचर वर्ष अशुभ फल दे रहा होगा और उसकी दृष्टि या ज्योति संबंध दशमेश से हो जाए तो वह ग्रह पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, जिस कारण जातक शुभ फल प्राप्त करता है। क्योंकि दशमेश ग्रह सर्वाधिक प्रभावी ग्रह होने के कारण गोचर कुंडली में जिस भी भाव के स्वामी से संबंध करेगा उस भाव संबंधी जातक जीवन में शुभ फल प्राप्त करने लगेगा। दशमेश इसलिए कि दशमेश हमारे कर्म का स्वामी होता है। पंचम नियम इस प्रकार है कि यदि किसी राशि में 2 ग्रह इकट्ठे गोचर कर रहे होंगे तो अधिकतर शुभ फल में बाधा पड़ेगी, क्योंकि दोनों ग्रह आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। किंतु जब एक ग्रह आगे बढ़ जाएगा तब दूसरा ग्रह जब अकेला रह जाएगा फिर वो भी शुभ फल देने लग जाएगा। इसका कारण यही है कि एक राशि में बैठा मित्र ग्रह भी तात्कालिक शत्रु होने से पंचधा मैत्री चक्र में सम हो जाता है। अन्य शब्दों में साथ में बैठे 2 ग्रह लड़ने व वैर विरोध से अपनी शक्ति को नष्ट करने लग जाते हैं, इस कारण शुभ फल नहीं दे पाते। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य किया करें। आपके शेयर करने से आपका भला, मेरा भला और अनेकों का भला होगा। यदि चैनल पर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि समय रहते इस विषय से संबंधित कोई वीडियो आपसे छूटे ना और आपके पास गोचर से संबंधित पूर्ण जानकारी समय पर पहुंचती रहे। आपको जब भी किसी नए विषय पर जानकारी की आवश्यकता होगी तो किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वह जानकारी आपको अगली ही वीडियो में मिल जाएगी। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि गोचर को जानने के लिए कौन कौन से विशेष नियम हमें ध्यान में रखने हैं। अब छठे नियम की बात करेंगे। गोचर में ग्रह जब मार्गी से वक्री होते हैं या फिर वक्री से मार्गी होते हैं तब इनका विशेष प्रभाव दिखता है। जब ग्रह अग्रिम राशि में चला जाता है और थोड़े अरसे के बाद वक्री होकर
फिर से पिछली राशि में आ जाता है, तब भी वह ग्रह आगे की राशि का ही प्रभाव दिखाता है। सप्तम नियम इस प्रकार है कि सूर्य नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र पर जब भी ग्रहण लगता है वह समय मनुष्य के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, गोचर में यदि चंद्र ग्रहण लग रहा है और उस समय भी वही नक्षत्र हुआ, या जन्म के समय जिस नक्षत्र में आपका सूर्य था और गोचर के समय भी जब सूर्य ग्रहण लग रहा है वही नक्षत्र हो उस समय, अर्थात जन्म के समय वाला चंद्र नक्षत्र हो या जन्म के समय वाला सूर्य नक्षत्र हो, यदि उस नक्षत्र के समय ग्रहण लगे तो उस व्यक्ति को ग्रहण के समय बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। आठवां नियम इस प्रकार है, वेद के बारे में है। ग्रह के वेद स्थान में या विपरीत वेद स्थान में किसी भी शुभ या अशुभ ग्रह के आ जाने पर वह ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल नहीं दे पाता, क्योंकि उसके रास्ते में बाधा आ जाती है। इस पर कुछ समय बाद बात करेंगे। नवम नियम के बारे में आप जानते हैं कि शनि जिस भाव से गोचर कर रहा होता है उस भाव से यदि 6, 8, 12 भावों के स्वामी या उन भावों में बैठे हुए ग्रह या जन्म कुंडली के लगन भाव से 6, 8, 12 भावों के स्वामी या उन भावों में बैठे हुए ग्रहों में से उसी भाव में कोई त्रिक भाव स्वामी या पापी ग्रहों में से किसी की भी दशा अंतर्दशा चल रही होगी, जहाँ वह भाव स्वामी स्वयं भी आ जाए तो उस भाव के फल को शनि खराब करेगा। अर्थात यदि किसी भाव से शनि गोचरवश जा रहा हो और ठीक उसी भाव से 6, 8, 12 भाव का स्वामी भी गोचरवश जा रहा, उस समय 6, 8, 12 भाव में से किसी भाव स्वामी में से किसी भी स्वामी की दशा अंतर्दशा चल रही हो या जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भावों में कोई पाप ग्रह हो और उनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो। विशेष तौर पर शनि जिस भाव से गोचर कर रहा होगा जन्म कुंडली में, उस भाव से यदि 6, 8, 12 भावों में कोई पाप ग्रह हुए या उस भाव से 6, 8, 12 भावों के जो स्वामी हैं और उन पाप ग्रहों में से ही किसी की दशा अंतर्दशा भी चल रही होगी, तो उस समय का गोचर व्यक्ति को अति कष्ट देने वाला होगा और भाव का फल भी खराब होगा। ये स्थिति व्यक्ति को मानसिक कष्ट भी दे सकती है और व्यक्ति के शरीर के उस भाग में रोग भी पैदा कर सकती है, अर्थात शरीर के उस अंग में कोई रोग पैदा हो सकता है। हाँ, किंतु यदि शनि उस कुंडली के लिए योग कारक हुए और गोचर के समय शनि अपनी ही राशि का हो या फिर उच्च राशि में होकर गोचर कर रहे होंगे, तब अनिष्ट फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए धनु लगन की ये कुंडली है और सप्तम भाव में गोचरवश शनि मिथुन राशि में से गोचर कर रहे हैं। अब जन्म लगन कुंडली के अनुसार आपका जो छठा भाव है उसमें इस उदाहरण कुंडली के अनुसार दूसरी राशि है। अष्टम भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है अर्थात कर्क राशि है और इस कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में 8 अंक की राशि है। इसी तरह अब आपने सप्तम भाव से भी गिनना है। सप्तम भाव से गिनने पर जहां पर अंक 8 लिखा हुआ है वह भाव लेंगे आप, जहां पर अंक 10 लिखा हुआ है वह भाव लेंगे आप, यहाँ पर अंक 2 लिखा हुआ वह भाव, अर्थात जहां पर भी शनि बैठा होगा आपने उस भाव से 6, 8 और 12 भावों में जो राशियां हैं उनके स्वामी देखने हैं और अगर वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह ग्रह स्वामी भी आपने लेना है। यदि स्वयं शनि वाले भाव में अर्थात इस उदाहरण कुंडली के अनुसार सप्तम भाव की मिथुन राशि में शनि बैठे हैं अर्थात यहाँ से शनि गुजर रहे हैं और यदि इस मिथुन राशि में से इनमें से 6, 8, 12 भावों वाले स्वामियों में से अगर किसी की भी दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो सप्तम भाव संबंधी उस व्यक्ति को अनिष्ट फल प्राप्त होंगे। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, साझेदार का भी होता है और व्यापार का भी फल। इसलिए शनि के इस गोचर में व्यक्ति को या तो जीवन साथी से कष्ट मिलेगा या झगड़े मुकदमे में उसकी हार हो सकती है, साझेदारी में उसका साझेदार ही उसके साथ कोई बेईमानी कर सकता है, व्यापार में घाटा हो सकता है। इनमें से कोई भी बात जातक को परेशान कर सकती है। कहने का अर्थ सिर्फ ये है
कि शनि जन्म कुंडली के जिस भी भाव से गोचरवश भ्रमण करता है उस भाव के फल को खराब करता है। केवल इसका एक ही अपवाद है कि जब शनि लग्नेश का मित्र हो या फिर कुंडली के लिए शनि योग कारक बनते हो और शनि अपनी उच्च राशि में से या अपनी स्वयं की राशि में से गुजर रहे हों, फिर ऐसे हालात में वो अनिष्ट फल नहीं देंगे। साथियों, गोचर का विषय तो बहुत लंबा है और ये वीडियो भी लंबी होती जा रही है, इसलिए गोचर से संबंधित बाकी की जानकारी अब कल की वीडियो में दूंगी। आपने वीडियो को यहाँ तक बड़े प्यार और बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलती हूँ बाकी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।